Welcome to the lecture number 21 of Software Design and Architecture. Today we have the last lecture of this course according to the course outline. In the previous lecture, we have covered software architecture process. And you all know it consists of three main steps. The first step is to determine the architectural requirements using stakeholder needs and the functional requirements. Second step is to have an architectural design. This architectural design is derived from the architectural requirements. In third phase or third step, we can validate the architecture design as well as architectural requirements. Also, we have covered two techniques for the validation. First is using scenarios and second technique is using the prototypes. In today's lecture, I will talk about documenting a software architecture, why it is important to document a software architecture, how we can document a software architecture. This all will be covered in today's lecture. So starting from the introduction, architecture documentation is often a thorny issue in IT projects. Why it is said so? Because the two extremes are observed. या दो सिनेरियोज आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन में एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट सिनेरियो में आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो आउट ऑफ डेट होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, जो कि प्रोजेक्ट टीम के लिए यूजफुल नहीं है. और दूसरी एक्सट्रीम पे या दूसरे सिनेरियो में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड मैसिव अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है. डिज़ाइन टूल्स पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो रहा है, आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब अगर हम इस एक्सट्रीम की बात करें तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट टीम को कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. सो दिस इज़ द रीज़न इट इज़ सेड कि आपके जो आईटी प्रोजेक्ट्स हैं, या तो इस पे बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट कर रही होती है जो कि ना होने के बराबर है, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करती है जो कि इक्वली यूजफुल नहीं है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए और क्यों इम्पॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसका आंसर आपको इस स्लाइड में मिलेगा. पहली बात, हमें आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रोवाइड करना है जो कि यूजफुल हो प्रोजेक्ट टीम के लिए, जो कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और इसके अलावा ना वो बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, यानी बहुत प्रिसाइजली आप तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हों. अब ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इस वजह से है सो डैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट द डिज़ाइन. अदर्स से मुराद वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं. इसमें एंड यूज़र्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके पास डेवलपर्स, टेस्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स सब इन्वॉल्व होंगे. जिस किसी को भी डिज़ाइन को अंडरस्टैंड या एवेल्युएट करना है वो इस आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकता है. Then the second point is we can understand the design when we return to it after a period of time. Let's say आपने एक आर्किटेक्चर प्रपोज कर दिया या एग्जिस्टिंग आपने यूज़ किया, उसके बाद जो प्रोजेक्ट टीम है वो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो गई, टेस्टिंग में इन्वॉल्व हो गई और उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया. इसके बाद अगर आपको डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई इनपुट चाहिए तो आप सिर्फ इस आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट को रेफर करके वो इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट सेज दैट अदर्स इन द प्रोजेक्ट टीम एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन लर्न फ्रॉम द आर्किटेक्चर बाय डाइजेस्टिंग द थिंकिंग बिहाइंड द डिज़ाइन. जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा
और वहाँ पर रेशनल्स लिखे होंगे कि वाई वी आर सिलेक्टिंग द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और वाई वी हैव सिलेक्टेड द मॉडल व्यू कंट्रोलर, और ये है क्या, ये किस तरह से एप्लीकेशन में या सिस्टम में काम करेगा। जब तमाम डिटेल वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी तो प्रोजेक्ट टीम का कोई भी मेंबर या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर कोई शख्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इस आर्किटेक्चर से लर्न कर सकता है। अगर उसमें कोई फ्लॉ देख रहा है तो वो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, या फिर अगर उसे कोई चीज़ एवेलुएट करने की ज़रूरत पड़ गई तो वो एवेलुएट करने के बाद उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकता है। तो बहुत सारे टास्क आपकी प्रोजेक्ट टीम और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आर्किटेक्चर को सामने रखते हुए प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका बेसिकली फर्स्ट पॉइंट के साथ ही मैप हो रहा है। Then what the fourth point says is that we can do analysis on the design. डिज़ाइन पे किस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं? डिज़ाइन पे एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, हम कपलिंग और कोहेजन को चेक कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स कितने आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड यूजिंग द डिज़ाइन। अब हमें ये तो पता चल गया कि डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है आर्किटेक्चर को, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डॉक्यूमेंट किया जाए। So what's written in the slide is that it is probably the most crucial element of the what to document equation is the complexity of the architecture being designed. What to document is equal to the complexity of architecture. जितना आसान होगा आपका आर्किटेक्चर उतना उसको डॉक्यूमेंट करना आसान है। अगर आपका आर्किटेक्चर जो आपने सेलेक्ट किया है वो डिफ़िकल्ट है तो उसको डॉक्यूमेंट करना भी मुश्किल होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको किस तरह से दे सकती हूँ कि लेट्स से कि 2 टियर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है और उसके लिए आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ही सिलेक्ट करोगे। जब आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सेलेक्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर व्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग द मेजर कंपोनेंट्स, और आप एक डेटाबेस स्कीमा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेटाबेस टूल्स जो स्कीमा को एक्सेस कर रही हैं। तो बहुत सिंपल और जनरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उसके कंपोनेंट सिंपल होंगे, डेटाबेस स्कीमा सिंपल होंगे, इन तमाम चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एक तो फैक्टर ये आ जाता है जब हमें डॉक्यूमेंट करना हो, और दूसरा फैक्टर आप कंसीडर करते हैं बहुत से स्टेक होल्डर्स जो कि एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। अज्यूम करें कि आपकी जो प्रोजेक्ट टीम है वो स्मॉल है। अगर तो प्रोजेक्ट टीम स्मॉल है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करते हुए आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसमें आपकी प्रोजेक्ट टीम इन्वॉल्व होगी, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, डेवलपर, टेस्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं। या तो ये कम्युनिकेट कर लेंगे, या फिर ये वाइट बोर्ड यूज़ कर लेंगे, या फिर ये एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स की तरफ चले जाएंगे। ये बात कर रहे हैं हम एक स्मॉल टीम की, लेकिन जब हम लार्जर टीम्स की बात करते हैं तो जहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट टीम एक लोकेशन पर एग्जिस्ट नहीं करती, वो को लोकेटेड है डिफरेंट जगहों पर, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ हमें आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जो कि डिस्क्राइब कर सके कि आपके इंटरफेसेस क्या होंगे, आपके जो सिस्टम के अंदर डिफरेंट सब सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, टेस्ट सिनेरियोज किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की नीड को हम ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट टू डॉक्यूमेंट में आपके पास जो नेक्स्ट फैक्टर है
दैट इज द नीड्स ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। इनकी नीड्स को सामने रखते हुए हम डॉक्यूमेंट करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको आपकी स्लाइड पे नज़र आ रहा है वो ये कि क्या डॉक्यूमेंट किया जाए, ये एक आसान सवाल नहीं है। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एंड देयर इज़ नो सिंपल आंसर अवेलेबल। आपने डॉक्यूमेंट करना है, सो डॉक्यूमेंटेशन टेक्स टाइम टू डेवलप एंड कॉस्ट मनी। ऑब्वियसली आप अगर पेपर्स यूज़ कर रहे हैं या आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मनी आएगी, और इन कंट्रास्ट अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आपका टाइम लेती है। अब इस चीज़ को तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी असाइनमेंट डॉक्यूमेंट कर रही हैं तो वो आपका टाइम कंज्यूम करती है। फिर व्हाट टू डॉक्यूमेंट का आंसर क्या हुआ हमारे पास? किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? पिछली स्लाइड्स में आपने फैक्टर तो देख लिए कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी को देखना है, हमें स्टेक होल्डर नीड्स को देखना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली आपका टाइम लेगी, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूजिंग दिस लैंग्वेज वी कैन डॉक्यूमेंट एन आर्किटेक्चर। UML 2.5 हम ऑलरेडी फर्स्ट सेशनल से पहले कवर कर चुके हैं। आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर डायग्राम्स और बिहेवियर डायग्राम्स को पढ़ा है एंड आई एम श्योर कि आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। You all know that it is a major upgrade of the modeling languages. It adds 2.5 have added several new features and significantly it formalized many aspects of the language. अब ये फॉर्मलाइजेशन आपको हेल्प किस तरह से करती है? एक डिज़ाइनर को, एक आर्किटेक्चर को कैसे हेल्प करेगी? इन टू वेज। फॉर डिज़ाइनर्स इट एलिमिनेट्स द एम्बिग्विटी फ्रॉम द मॉडल्स, हेल्पिंग टू इंक्रीज द कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। आपने जितनी भी डायग्राम्स अभी तक स्टडी की हैं उन सब में आपने देखा होगा कि मॉडल की एम्बिग्विटी ख़त्म हो रही है। जब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर एम्बिग्विटी के प्रॉब्लम्स आते हैं ना। जब हम एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड है, जब हम उसके टेम्पलेट्स को यूज़ करके, जिस क्लास डायग्राम में हमें पता है क्या नोटेशंस यूज़ करनी है, कंपोनेंट डायग्राम में वी नो के व्हाट नोटेशंस आर यूज्ड, जब हम इनको यूज़ करेंगे फिर उसके बाद मॉडल से एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाएगी, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे, एक सफिशिएंट डिटेल वो प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा यूएमएल का फ़ायदा क्या होता है? दूसरा यूएमएल का फ़ायदा ये होता है इट सपोर्ट्स द गोल ऑफ मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट। मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। क्यों? क्योंकि ये यूएमएल मॉडल्स को यूज़ करते हैं और कोड जनरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी डिज़ाइनर का टाइम तो लगा जो लगा, लेकिन जो डेवलपमेंट टीम है उसको ऑटोमेटेड कोड मिल गया। क्लास डायग्राम के अगेंस्ट उसे कोड मिल रहा है, या फिर अगर हमने एक एक्टिविटी डायग्राम डेवलप की है और यूएमएल के थ्रू, तो इसके थ्रू आपका कोड जनरेट किया जा सकता है। तो मॉडल ड्रिवन बेस्ड जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें यूएमएल का एक बहुत बड़ा रोल है। मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट, आप इसको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दैट इट इज़ मॉडल बेस्ड। और मॉडल कौन सा? यूएमएल का मॉडल। बहुत से दूसरे स्टैंडर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं बट UML is extensively used here in model driven development. So talking about the UML, इस बुक में एक और बात UML 2.0 को रेफर किया गया है, लेकिन अगर हम करेंटली देखें तो हम UML 2.5 को डिस्कस कर चुके हैं अपनी फर्स्ट सेशनल से पहले के कोर्स में। अभी बुक के अकॉर्डिंग हम UML 2.0 को ही लेकर चल रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस UML 2.0 तक हो चुके थे। UML 2.0 में भी दो कैटेगरीज बनी, एक कैटेगरी है स्ट्रक्चर डायग्राम्स की, दूसरी कैटेगरी है बिहेवियर डायग्राम्स की। जब हम स्ट्रक्चर डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यूज़ हो रही है दैट इज़ क्लास डायग्राम। इसमें हम सिस्टम की क्लासेस को शो करते हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो हम डिफाइन करते हैं। देन स्ट्रक्चर डायग्राम की एक और एग्जांपल जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हो, कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम क्या करती है कि आपके एक कंपोनेंट का एक वेल डिफाइंड इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है।
हर कंपोनेंट एक वेल डिफाइंड इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और उन हर कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हैं तो उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होंगे, ये भी कंपोनेंट डायग्राम के थ्रू आपको अंदाज़ा हो जाता है। द थर्ड स्ट्रक्चर डायग्राम इज द पैकेज डायग्राम। हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट क्लासेस को, या जो सिमिलर क्लासेस होती हैं उनको हम पैकेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। So it divides the model into group of elements and describe the dependencies between these elements. So package diagram से अगर आपको याद हो तो हमने एक मॉडल डायग्राम का भी जिक्र किया था। ये सिर्फ इतनी ही स्ट्रक्चर डायग्राम्स यूएमएल की एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसके अलावा भी यूएमएल की स्ट्रक्चर डायग्राम्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। आप लोग इनसे वाकिफ हो। डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम है, कोलैबोरेशन डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम है, प्रोफाइल डायग्राम है। बहुत से स्ट्रक्चर डायग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। Then talking about the behavior diagrams, it shows the interaction and state changes that occur as element in the model executes. जब वो मॉडल के एलिमेंट एग्जीक्यूट हों तो उनकी स्टेट चेंजेस क्या होंगी, उनकी इंटरेक्शन क्या होंगी, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हमें बिहेवियर डायग्राम से होगा। अब बिहेवियर डायग्राम में भी बहुत से डायग्राम यूएमएल प्रोवाइड कर रहा है। द फर्स्ट वन वी स्टडीड इज द एक्टिविटी डायग्राम। आप सबको अंदाज़ा है दैट इट इज़ सिमिलर टू द फ्लो चार्ट्स एंड यूज फॉर डिफाइनिंग द प्रोग्राम लॉजिक एंड बिजनेस प्रोसेस। इस बात से भी आप लोग वाकिफ़ हो कि जिस तरह हमने यूज़ केस डायग्राम में भी स्टडी किया था कि ये बिजनेस प्रोसेसेस को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं। तो क्योंकि ये अब यूज़ केस डायग्राम की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपको याद होगा हमने एक्टर्स को स्टडी किया था, यूज़ केसेस को स्टडी किया था, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, सिस्टम बाउंड्री बनाई थी जो कि सिस्टम की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होगी उसको शो कर रही थी। तो ये तमाम एस्पेक्ट्स हम यूज़ केस डायग्राम में कवर करते हैं। इसके अलावा बहुत सी बिहेवियर डायग्राम्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें स्टेट मशीन डायग्राम आ जाती है, जिसमें आपकी टाइमिंग डायग्राम आ जाएंगी, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम्स आ जाएंगी, सीक्वेंस डायग्राम है। तो यूएमएल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप सिस्टम के स्ट्रक्चर को और सिस्टम के बिहेवियर को दोनों को मॉडल कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट डायग्राम्स। अब यूएमएल की डायग्राम्स तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन डायग्राम्स को हमने किन जगहों पर इस्तेमाल करना है। इसका एक टेम्पलेट देने के लिए जो कॉन्सेप्ट सामने आया दैट इज आर्किटेक्चरल व्यूज। यू आर फेमिलियर कि आपके पास जो आर्किटेक्चरल व्यूज हैं ये एक कोहेरेंट व्यू होता है आपकी इंटायर सिस्टम का, और इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से एक मेथड है बॉक्स एंड एरो के को यूज़ करते हुए। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग की एग्जांपल है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। यहाँ पर बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं और एरोज नज़र आ रहे हैं जिसके थ्रू आपने सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वे नहीं है। चूँकि हमने पिछली स्लाइड्स में यूएमएल की बात की है तो हम यहाँ पर यूएमएल को यूज़ कर सकते हैं आर्किटेक्चरल व्यूज़ को डेवलप करने के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू के लेक्चर में 4+1 आर्किटेक्चर व्यू को डिस्कस किया था, जिसमें हम लॉजिकल व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, प्रोसेस व्यू एंड डिप्लॉयमेंट व्यू को कवर कर रहे थे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हर व्यू के अगेंस्ट आप कुछ डायग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं, और जब हम आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करें तो यूएमएल जो कि स्टैंडर्ड है इस वजह से हम यूएमएल को यूज़ कर सकते हैं इन डायग्राम्स को डेवलप करने के लिए। अब अगर उसी ऑर्डर प्रोसेस की बात की जाए जो कि बॉक्स एंड एरो से मॉडल किया गया था, उसका आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और 4+1 मॉडल को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले जो उसका इम्प्लीमेंटेशन व्यू है उसको सामने रखते हुए एक कंपोनेंट डायग्राम को डेवलप किया है। कंपोनेंट डायग्राम का आइडिया आप सबको इस तरह से होगा कि वही कस्टमर सिस्टम, ऑर्डर सिस्टम, मेल सर्वर, मेल क्यू, ऑर्डर क्यू, न्यू ऑर्डर्स,
ये तमाम चीज़ें आपकी बॉक्स एंड एरो में भी थी, लेकिन अब जब ये कंपोनेंट में शिफ्ट हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये है कि हर कंपोनेंट की एक स्पेसिफिक इंटरफेस है। ऑर्डर प्रोसेसिंग की एक इंटरफेस है, कस्टमर सिस्टम की एक इंटरफेस है, ऑर्डर सिस्टम की एक इंटरफेस है। फाइन। और आपको इसके दरमियान इंटरेक्शन भी नज़र आ रही है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग मेल क्यू के लिए राइट कर रहा है, यहाँ पर न्यू ऑर्डर्स को वो रीड कर रहा है। तो आप कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। So here we have used the UML component diagram for the order processing example to facilitate the implementation view in 4+1 model. आपको याद होगा जब हमने कंपोनेंट डायग्राम को स्टडी किया था तब हमने ये बात डिस्कस की थी कि हर कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग के कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 क्लासेस नज़र आ रही हैं। जब भी ऑर्डर रीड होता है तो ऑर्डर रीड होने के बाद क्यू राइटर में लिखा जाता है, वो स्टोर किया जाता है और वो वैलिडेट किया जाता है। फाइन। तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं या कर सकती हैं। और ये आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं। देन वी कैन क्रिएट अ सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम हमने क्यों क्रिएट की? क्योंकि अब हम एक सिस्टम का प्रोसेस व्यू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। प्रोसेस का सेम एग्जांपल ऑर्डर प्रोसेसिंग की, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑर्डर रीडर, वैलिडेट, स्टोर और क्यू राइटर, ये तीनों जो कंपोनेंट के अंदर आपकी क्लासेस एग्जिस्ट कर रही थी ना, ये वो क्लासेस हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कंपोनेंट की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कस्टमर सिस्टम, ऑर्डर क्यू, मेल क्यू, ये तीनों आपके बाउंड्री एलिमेंट्स थे। ये बिल्कुल आपकी बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहे थे। और इसके अलावा आपके पास न्यू ऑर्डर का एक एंटिटी एलिमेंट है। जब भी कोई न्यू ऑर्डर आएगा सबसे पहले वो ऑर्डर रीडर के पास जाता है। ऑर्डर रीडर इसको वैलिडेट भी कर रहा है, इसको स्टोर भी कर रहा है और इसको क्यू में राइट भी कर रहा है। और जैसे अगर वो वैलिडेट कर रहे हैं तो वो कस्टमर सिस्टम की तरफ आ जाएगा, अगर वो स्टोर कर रहा है तो वो ऑर्डर क्यू में प्लेस हो जाएगा, और अगर उसने क्यू पे राइट किया है तो वो मेल क्यू की तरफ मूव कर जाएगा। तो सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू आप मेन इंटरेक्शन बिटवीन द आर्किटेक्चर ऑफ एलिमेंट्स शो करवा सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने सीक्वेंस डायग्राम को बताने के लिए जो पीछे आपकी क्लास डायग्राम थी उसी को यूज़ करते हुए यूएमएल की इंटरेक्शन एक दिखाई है। देन वी हैव द डिप्लॉयमेंट डायग्राम। जब हम 4+1 के अंदर फिजिकल व्यू की बात करते हैं या फिर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम UML डिप्लॉयमेंट डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। सेम एग्जांपल को हमने कंसीडर किया है ऑर्डर प्रोसेसिंग की, और अब आप देख रहे हो कि हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स किस तरह एग्जीक्यूट होंगे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर सर्वर के अंदर, मेल सर्वर और सेंड ईमेल के कंपोनेंट्स मेल सर्वर में एग्जीक्यूट होंगे। मॉम का सर्वर यूज़ किया जा रहा है जिसमें ऑर्डर क्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और मेल क्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। फाइन। तो आपके डिप्लॉयमेंट व्यू का मकसद ये है वो आपको ये बताए कि आपकी जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट होंगे या किस तरह हम उन्हें डिप्लॉय करेंगे। एक और बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स कुछ डिपेंडेंसीज यूज़ की हैं। ये डिपेंडेंसीज आपको इंडिकेट कर रही हैं वो प्रोटोकॉल जो कि आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दो कंपोनेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग को न्यू ऑर्डर से डाटा रीड करना है तो ये होगा जावा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के थ्रू, जिसे हम JDBC कहते हैं।
ठीक है, ये एक API है जो कि डेटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स को आपस में इंटरैक्ट करवाने के लिए। यहाँ पर देखें सोप यूज़ हो रहा है। जब भी ऑर्डर प्रोसेसिंग का कंपोनेंट और कस्टमर सिस्टम की कंपोनेंट से लिंक करेगा या उसे डाटा चाहिए तो वो सोप को यूज़ करेगा, सोप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि हमने सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में स्टडी किया था। सो अभी तक आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि UML को हम आर्किटेक्चरल व्यूज़ को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आर्किटेक्चर व्यू हमने कौन सा यूज़ करना है इसके लिए भी चॉइसेस हैं। इस लेक्चर में जो कवर किया है डेट इज़ 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट डायग्राम को थोड़ा रिच किया गया है। रिच किस तरह से किया गया है कि आप सॉकेट और कुछ सर्कल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑल्दो हम UML में ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम कंपोनेंट डायग्राम को स्टडी कर रहे थे कि दिस is named as required interface and the circle or the lollipop shape represents the provided interface। और provided interface पर नाम आपको नज़र आ रहा होगा JDBC, ये एक provided interface है customer services के नाम से। provided interface पे आप नेम लिख सकते हैं। required और provided interface को मैं दोबारा से explain कर देती हूँ। Let's say order processing को न्यू ऑर्डर्स एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस के इस टेबल को एक्सेस करने के लिए एक इंटरफेस रिक्वायर है। तो ये इंटरफेस इसको, ये जो टेबल है न्यू ऑर्डर का, ये प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग JDBC, ठीक है, जावा API, ताकि ये ऑर्डर को एक्सेस कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट है आपकी कंपोनेंट डायग्राम में। अब लास्ट जब आप शुरू की स्लाइड में देखोगे तो वहाँ आपको कंपोनेंट डायग्राम एक डायरेक्ट लाइन से नज़र आ रही होगी, बट अगर हम रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड इंटरफेस को यूज़ करते हैं तो इससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी कि एक कंपोनेंट को क्या इंटरफेस रिक्वायर है और दूसरा कंपोनेंट इसे क्यों ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अब आप सिर्फ रेंडमली कंपोनेंट्स को इंटरैक्ट नहीं करवा रहे, आप जब दो कंपोनेंट्स को इंटरैक्ट करवा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसको एक कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को एक इंटरफेस रिक्वायर्ड है और दूसरा कंपोनेंट से ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। नाउ यू आर मेकिंग सेंस टू द कंपोनेंट डायग्राम। अब आप लॉजिकली चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। देन एक और कॉन्सेप्ट आप कंपोनेंट डायग्राम में यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ ऑफ पोर्ट। आप देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल स्क्वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के साथ, ये आपको बता रहे हैं कि इस पोर्ट के थ्रू आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से या एक्सटर्नल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स एक सिस्टम के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये डिफरेंट वेरियस सिस्टम्स पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट भी यूज़ करते हो आप, क्यों यूज़ करते हो? ताकि आप ये बता सको कि ये कंपोनेंट एक एक्सटर्नल वर्ल्ड से किस तरह इंटरैक्ट कर रहा है। बेसिकली ये आपके रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड इंटरफेस को लिंक करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। Then we come up with the architecture documentation template। अज्यूम करें कि एक प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है और उसे आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करना है, तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए? एक तरीका तो ये है कि वो टेम्पलेट डिफाइन करना शुरू कर दें कि हमें आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है या ये सेक्शंस होने चाहिए आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि रेडीमेड आपके पास एक टेम्पलेट एग्जिस्ट करता हो, आप उसको यूज़ करें आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करने के लिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो जो शुरू में इनिशियली जो आपका स्टार्टअप टाइम है वो सेव हो जाएगा। ये आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट की सेक्शंस और सब सेक्शंस आपको स्लाइड पर नज़र आ रहे हैं। इस टेम्पलेट में सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम लिखा जाता है, प्रोजेक्ट का कंटेंट, एंड देन वी कम टू द आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स।
जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स देंगे, यूज केसेस प्रोवाइड करेंगे, स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स देंगे, कंस्ट्रेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, रिस्क, ये सब हम मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन रिक्वायरमेंट्स की वजह से ही आर्किटेक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। देन वी मूव टू द सोल्यूशन फेज, और सोल्यूशन के अंदर हम आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को, इसके व्यूज को, स्ट्रक्चरल बिहेवियर व्यूज, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, इन सब को डिस्कस करेंगे। और जब हम स्ट्रक्चरल व्यूज और बिहेवियर व्यूज की बात करते हैं तो हम बेसिकली अपना 4+1 आर्किटेक्चर रेफर कर सकते हैं। और जो आपको लास्ट सेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, सेक्शन नंबर 4 में आर्किटेक्चर का एनालिसिस किया जाता है। आपको याद है ना कि इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि आर्किटेक्चर एनालिसिस आपको बहुत सारे रिस्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो इसी तरह आर्किटेक्चर एनालिसिस जब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो हम बहुत से सिनेरियो को एनालाइज कर सकते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द रीजन इट इज इम्पॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट द आर्किटेक्चर एनालिसिस, ताकि आपको प्लस माइनस या प्रो एंड कॉन्स का अंदाजा हो जाए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन टुडेज लेक्चर वी हैव कवर्ड how we can document a software architecture and why it is important to document an architecture. Plus, we have also discussed the template which is used to document the software architecture. Thank you for listening, class.